हमेशा की तरह एक बार फिर अमेरिका ने इसराइल फलस्तीन कॉन्फ्लिक्ट के चलते खुल के यह कह दिया है कि उनकी फुल सपोर्ट है इसराइल के लिए। ऐसी क्या बात है कि अमेरिका हमेशा इस कॉन्फ्लिक्ट में इसराइल को सपोर्ट करता रहा है? इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद फलस्तीन कॉज का क्या बनना है? ये रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट जो हुआ है इसके ट्रिगरिंग फैक्टर्स क्या थे? दुनिया का रिएक्शन इस पे क्या था? इसके पॉसिबल इम्प्लीकेशंस हमें क्या देखने को मिल सकते हैं? इन सारे सवालों के जवाब हम इस वीडियो में ढूंढेंगे। मेरा नाम है गुलाम मुर्तजा दहर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ये मौजूदा कॉन्फ्लिक्ट 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुआ जब हमास फाइटर्स ने गाजा की पट्टी से इसराइल के ऊपर अटैक लॉन्च कर दिया। इसराइल के लिए ये एक सरप्राइज अटैक था। उन्हें अंदाजा नहीं था कि हमास के पास इतनी कैपेबिलिटी है इस लेवल का अटैक लॉन्च करने की, इस तादाद में रॉकेट्स फायर करने की, सी से अटैक करने की। जिस वक्त ये वीडियो में बना रहा हूं उस वक्त की रिपोर्ट्स के मुताबिक 800 से ज्यादा इसराइली और 600 से ज्यादा फलस्तीनी अपनी जान गंवा बैठे हैं। और ये भी बताया जा रहा है 1,23,000 से ज्यादा फलस्तीनी अपने घरों से बेघर हो चुके हैं। 100 से ज्यादा इसराइलियों को हमास ने अगवा कर लिया है। हमास ने इस ऑपरेशन को ऑपरेशन अल अक्सा का नाम दिया है, अल अक्सा स्टॉर्म का नाम दिया है। इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान 5,000 से ज्यादा स्टार्टिंग में हमास ने रॉकेट्स फायर किए गाजा स्ट्रिप से इसराइल के ऊपर। ज्यादातर रॉकेट्स इसराइल का जो डिफेंस सिस्टम है, डोम डिफेंस सिस्टम, उसने इंटरसेप्ट कर दिए, लेकिन सब रॉकेट्स वो इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। उस वजह से इसराइल में कैजुअलिटीज देखने को मिली और हमें इंटरनेट पे बहुत सी डिस्टर्बिंग इमेजेस और वीडियोस भी देखने को मिल रही हैं। सोशल मीडिया पे हमें देखने को मिला कि इसराइल में एक म्यूजिक फेस्टिवल के दौरान हमास ने अटैक कर दिया। बहुत ही डिस्टर्बिंग फुटेजेस थी। इनोसेंट सिविलियंस दोनों साइड्स पे मर रहे हैं, अपनी जान गंवा रहे हैं। यहाँ पे इस कॉन्फ्लिक्ट को अगर हम देखें तो 1948 में होने वाले अरब इसराइल वॉर के बाद से ये पहला डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट है इसराइल के बॉर्डर्स के अंदर। कुछ ऑब्जर्वर्स तो इस कॉन्फ्लिक्ट को तीसरा इंतफादा भी डिक्लेयर कर रहे हैं। इससे पहले 2 इंतफादाज हो चुके हैं। फलस्तीनी जब अपराइज करते हैं इसराइली ऑक्यूपेशन के खिलाफ, उसे हम इंतफादा कहते हैं। ये तस्वीर है सेकंड इंतफादा की जो 2000 से 2005 तक हुआ था। इस इंतफादा के जरिए दुनिया के सामने यह मैसेज जाता है कि देखें यहां पे इक्वेशन बराबर नहीं है। एक बच्चा जो फलस्तीनी है वो इसराइली टैंक के सामने पत्थर लेके खड़ा है, तो एक तरफ आर्मी है और दूसरी तरफ हथियारों के बगैर फलस्तीनी अपना स्ट्रगल करते हुए हैं। इंतफादा के जरिए ये डिफरेंस दुनिया की मीडिया तक पहुंच चुका था। आज की डेट में जिस कॉन्फ्लिक्ट को इंतफादा का नाम दिया जा रहा है उसमें तस्वीरें थोड़ी मुख्तलिफ हैं और इसी के चलते इसराइल ने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दी है जंग गाजा स्ट्रिप के ऊपर। यह पहली बार हुआ है कि 1973 के बाद से इसराइल ने, 1973 में योम कपूर वॉर हुई थी, इसराइल ने वो जंग जीती थी, उसके बाद से अब इसराइल ने जंग डिक्लेयर की है। हालात बहुत ज्यादा सीरियस हैं। बहुत से स्कॉलर्स हमास के इन रिसेंट अटैक्स को इसराइल का 9/11 भी करार दे रहे हैं। यह हाईलाइट किया जा रहा है कि इसराइल की इंटेलिजेंस का यह फेल्योर है। 1973 में भी इसराइल फेल हुआ था, लेकिन वहां पे अटैक दूसरे कंट्रीज ने लॉन्च किया था। यहां पे अटैक गाजा स्ट्रिप से हुआ है, वो जगह जहां पे 24/7 इसराइल की सर्विलेंस होती है। उनको नेवल ब्लॉकेड उन्होंने किया हुआ है, उनके कम्युनिकेशंस को ये इंटरसेप्ट करते रहे। उसके बावजूद हमास ये इस लेवल का अटैक प्लान कर पाया है, लॉन्च कर पाया है। उसी वजह से इसराइल की इंटेलिजेंस के ऊपर ये सवालिया निशान है। इसके रिस्पॉन्स में इसराइल ने भी ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है आयरन सॉर्ड्स के नाम से, जिसके चलते गाजा स्ट्रिप के अंदर इन्होंने बहुत सी बिल्डिंग्स को, घरों को टारगेट करना शुरू कर दिया है। यहां पे ये बात इंपॉर्टेंट है कि आप नोट कर लें कि इसराइल और फलस्तीन की मिलिट्री पोजीशन में कोई कंपैरिजन नहीं है।
हमास के पास कोई भी कन्वेंशनल उस तरह से आर्मी नहीं है जिस तरह से इसराइल की आर्मी है। तो इक्वेशन यहाँ पे बिल्कुल पावर इक्वेशन बराबर नहीं है। यहाँ पे एक तरफ फलस्तीन और इसराइल की मिलिट्री का कोई कंपैरिजन ही नहीं है, उसके बावजूद अमेरिका ने खुलेआम इसराइल के साथ देने का ऐलान कर दिया है। अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर, वॉरशिप्स, मिलिट्री जेट मेडिटेरियन सी में डिप्लॉय करने का ऐलान कर दिया है। और अमेरिका ने यह भी कहा है कि वो इसराइल की हर हद तक मदद करेंगे, उन्हें मिलिट्री इक्विपमेंट, एम्यूनेशन सब कुछ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अपने वीडियो स्टेटमेंट में यह कहा कि हम इसराइल के साथ खड़े हैं। अब सवाल यह उठता है कि ऐसा क्यों है कि अमेरिका हमेशा से इस कॉन्फ्लिक्ट में इसराइल को सपोर्ट करता रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह जियो स्ट्रेटेजिक फैक्टर है। इसराइल की जो मिलिट्री प्रेजेंस है मिडिल ईस्ट के अंदर, वो अमेरिका के लिए एक पोटेंशियल मिलिट्री बेस की तरह है। अमेरिका अपना पावर प्रोजेक्ट करता है इस रीजन में इसराइल के जरिए। उसीलिए बहुत से स्कॉलर्स तो इसराइल की मिलिट्री को अमेरिकन मिलिट्री की डी फैक्टो ब्रांच भी मानते हैं मिडिल ईस्ट के अंदर। अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी में इसराइल के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना अवलीन तरजीह है। इसराइल को अमेरिका जो वेपन्स देता है, बाकी दुनिया को तो ये वेपन्स सेल करते हैं, लेकिन ये इसराइल को वेपन्स एड के तौर पे प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि इसराइल का वजूद अमेरिका के लिए स्ट्रैटेजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट अचानक से नहीं हुआ, बहुत से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं इस रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट के लिए। सबसे पहले अगर आप रीसेंट इवेंट्स पे नजर डालें तो 2023 में इस ऑफेंसिव के लॉन्च होने से पहले इसराइली फोर्सेस बहुत बार अल अक्सा मॉस्क में इंटर करती रहीं। काफी बार उन्होंने मुस्लिम वर्शिपर्स को वहां पे वायलेंस का शिकार बनाया। कई सौ फलस्तीनियों की इस साल में जान जा चुकी है और इसराइली फोर्सेस बिना किसी डर के बार बार अल अक्सा मॉस्क में इंटर करते रहे। और इस जिसकी वजह से जो टेंशन्स थे ऑनगोइंग मंथ में और ज्यादा बढ़ गए इसराइल और फलस्तीन के बीच में। उसके अलावा इन सारी एट्रोसिटीज के होने के बावजूद इंटरनेशनल कम्युनिटी साइलेंट रही। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने कोई एक्शन नहीं लिया इसराइल के एक्शंस को रोकने के लिए। यह भी एक वजह है जिसकी वजह से यह कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट हुआ है। थर्डली, हमास की फ्रस्ट्रेशन, फलस्तीनी लोगों की फ्रस्ट्रेशन, मिडिल ईस्ट के अंदर जो चेंजिंग्स आ रही थी, जियोपॉलिटिकल चेंजिंग्स, उनको लेके हमने देखा पिछले कुछ सालों में अरब कंट्रीज अपने ताल्लुकात को नॉर्मलाइज कर रहे हैं, इसराइल को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, फलस्तीन कॉज को भूलते जा रहे हैं। और इसी नॉर्मलाइजेशन की वेव के चलते अब के वक्त में यह खबर सामने आई कि सऊदी अरबिया भी, जो मुस्लिम वर्ल्ड का डी फैक्टो लीडर माना जाता है कंट्री, वो भी इसराइल के साथ अपने टाइज को नॉर्मलाइज करने लगे थे। जहां पे अरब कंट्रीज अपने टाइज को इसराइल के साथ नॉर्मलाइज कर रहे थे, सऊदी अरबिया भी चाह रहा था कि अमेरिका के साथ हमारा कोई सिक्योरिटी पैक्ट साइन हो जाए तो हम इसराइल को रिकॉग्नाइज कर लेंगे। इसी फ्रस्ट्रेशन को रीजन बना के स्कॉलर्स मानते हैं कि हमास ने यह ऑफेंसिव लॉन्च कर दिया। और हमास का इस अटैक्स करने का जो सबसे बड़ा गोल है वो ये दुनिया में जो लास्ट ऑक्यूपेशन है उनके मुताबिक उसको ये एंड करना चाहते हैं आज की डेट में। फोर्थ फैक्टर यहाँ पे इसराइल की अपनी पॉलिसीज हैं। कुछ स्कॉलर्स ये मानते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू की जो पॉलिसीज हैं उनके चलते फलस्तीनियों को बहुत सी मुश्किलात उठानी पड़ रही हैं। ये इसराइली सेटलर्स को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, एक फार राइट गवर्नमेंट के तौर पे इनको देखा जा रहा था। और इसी इसराइली राइट विंग पॉलिसीज का एक असर यह भी था कि इसराइल में हमें पॉलिटिकल पोलराइजेशन देखने को मिल रही थी। आईडीएफ के चीफ ने भी ये पहले ही वार्न कर दिया था कि इसराइल में ये पॉलिटिकल पोलराइजेशन जो हो रही है उसका असर आर्मी के ऊपर भी हो रहा है। हमास ने इस पॉलिटिकल पोलराइजेशन को एक अपॉर्चुनिटी समझा इसराइल के ऊपर अटैक लॉन्च करने के लिए। इस ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर ग्लोबल रिस्पॉन्स हमें मिक्स देखने को मिल रहा है। ईरान ने
हमास की तारीफ की कि उन्होंने अटैक लॉन्च किया है ऑक्यूपायर्स के ऊपर, लेकिन यहां पे उन्होंने ये भी डिनाई किया कि इन अटैक्स में ईरान की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। दूसरी तरफ इंडिया की तरफ से एक सरप्राइज स्टांस देखने को मिला है। नरेंद्र मोदी ने इसराइल के ऊपर होने वाले इस अटैक को टेररिस्ट अटैक करार दे दिया। ये एक न्यूट्रल स्टांस नहीं है, मोदी ने कैटेगराइज कर दिया कि हमास के अटैक्स टेररिस्ट अटैक्स हैं। एक स्ट्रॉन्ग वन साइडेड लैंग्वेज देखने को मिली, जो कि पहले इंडिया की पोजीशन नहीं हुआ करती थी। इंडिया आमतौर पे न्यूट्रलिटी शो करता था। उसके अलावा यहाँ पे अगर अमेरिकन की बात करें तो ये खुल के इसराइल का साथ दे रहे हैं। उसी के साथ साथ इन्होंने जहां पे हमास के अटैक को टेररिस्ट अटैक डिक्लेयर कर दिया, तो वेस्टर्न वर्ल्ड और इनके जो दोस्त ममालिक हैं उन्होंने भी हमास के अटैक को टेररिस्ट अटैक डिक्लेयर कर दिया। हमास फलस्तीन के अंदर 2005 से पॉलिटिकल सीट्स विन कर रहा है, पॉलिटिकली रिप्रेजेंट कर रहा है लोगों को। अगर एक एंटिटी पॉलिटिकली लोगों को रिप्रेजेंट कर रही है और उसने अटैक लॉन्च किया है तो उसको आप टेररिस्ट अटैक कह रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर इसराइली अटैक लॉन्च करते हैं तो वो फिर सेल्फ डिफेंस है। यहां पे दुनिया में हिपोक्रेसी देखने को मिल रही है। मुस्लिम वर्ल्ड की बात करें तो मुस्लिम वर्ल्ड का भी यहां पे कोई स्ट्रांग रिएक्शन देखने को नहीं मिला। मुस्लिम वर्ल्ड ने कंडेम किया है ह्यूमन राइट्स की वायलेशन को। उन्होंने ये कहा है कि ये जो अटैक्स हुए हैं फलस्तीनियों की तरफ से, हमास की तरफ से, ये इसलिए हुए हैं कि एक बड़े अरसे से इसराइल ने फलस्तीनियों के राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन को डिनाई किया हुआ है। उसी के साथ साथ मुस्लिम वर्ल्ड ने ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस के ऊपर कंडेमनेशन की है। सऊदी अरेबिया ने भी यहाँ पे न्यूट्रल स्टांस लिया है, डी एस्केलेशन की बात की है, इमीडिएट सीज फायर की बात की है, किसी एक साइड को सपोर्ट नहीं किया। पाकिस्तान की तरफ से भी अगेन न्यूट्रल स्टांस, न्यूट्रल टोन देखने को मिला है। कुछ स्कॉलर्स का यह कहना था कि अगर इस वक्त इमरान खान की गवर्नमेंट होती तो स्टांस और टोन कुछ और होता। असरात की बात करें तो सबसे पहला असर यह है कि इट इज बीइंग अज्यूम्ड दैट ये कॉन्फ्लिक्ट प्रोलॉन्ग्ड होने वाला है, और जिसकी तैयारी इसराइल अभी से कर रहा है कि ये एक लॉन्ग वॉर में कॉन्फ्लिक्ट तब्दील हो सकता है, जिस तरह से यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट एक लॉन्ग वॉर में तब्दील हो चुका है। और इसराइल खुद को रेडी डिक्लेयर कर चुका है इस लॉन्ग वॉर के लिए। उन्होंने अपनी बैंक में जो डॉलर रिजर्व्स हैं उनको भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। दूसरा इंप्लीकेशन पोटेंशियल ये है कि ये कॉन्फ्लिक्ट इसराइल की टेरिटरी से एक्सपैंड भी हो सकता है, क्योंकि जिस वक्त ये लेक्चर मैं डिलीवर कर रहा हूं उस वक्त लेबनान से हिजबुल्लाह ने भी शेलिंग स्टार्ट कर दी है इसराइल के नॉर्थ में। और अगर इसराइल ने अपनी रिपोर्ट्स के तहत ये आइडेंटिफाई कर लिया कि इस गाजा स्ट्रिप से होने वाले अटैक में किसी हद तक ईरान इन्वॉल्व था, तो ये कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा एक्सपैंड हो जाएगा। डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट तो हो सकता है हमें ईरान और इसराइल का देखने को ना मिले, लेकिन ये प्रॉक्सी वॉर हो सकती है। बाकी कंट्रीज अगर इसमें शामिल हो जाते हैं तो दिस कॉन्फ्लिक्ट में इवॉल्व इनटू अ रीजनल क्राइसिस। तीसरा यहां पे पॉसिबल इंप्लीकेशन ये देखने को मिल सकता है कि इसराइल इस कॉन्फ्लिक्ट को रीजन बना के गाजा स्ट्रिप को दोबारा से रीऑक्यूपाई कर सकता है। 1 मिलियन से ज्यादा फलस्तीनी गाजा के अंदर रहते हैं। अब अगर ये होता है तो हमें यहाँ पे कत्लो गारत देखने को मिलेगी, डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगी, और ये जो 2 स्टेट सॉल्यूशन है ये ख्वाब हो जाएगा। जब ये हिस्से जहां पे अब तक कुछ फलस्तीनी रहते हैं उसको भी इसराइल ऑक्यूपाई कर लेगा तो ये पूरा इसराइल हो जाएगा खित्ता। फलस्तीनी नामो निशान मिट जाएगा, नाम के होंगे, टेरिटरी खत्म हो जाएगी। और इस रीजन के डायनेमिक्स में हमें हो सकता है इस ऑक्यूपेशन के बाद एक नया मैप देखने को मिले जब इसराइल इस पे ऑक्यूपेशन कर ले। क्योंकि देखिए मिलिट्री का कोई मैच नहीं है, मुस्लिम वर्ल्ड का रिएक्शन भी मिक्स्ड आ रहा है, कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को नहीं मिल रही। तो उसी वजह से अंदेशा यह है कि हो सकता है कि इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद इस खित्ते का मैप तब्दील हो जाए, क्योंकि वेस्ट की खुली सपोर्ट है इसराइल के लिए और मुस्लिम वर्ल्ड की सपोर्ट उस तरह से नहीं है। जो कॉन्फ्लिक्ट अल अक्सा मास्क के ऊपर था, मुस्लिम वर्ल्ड का, मुस्लिम उम्मा का एक कॉज था, वो कॉज आज एक सिर्फ
एक ग्रुप के लिए सिमट के रह गया है, जिसमें फलस्तीनी सिर्फ लड़ रहे हैं, मुस्लिम वर्ल्ड सिर्फ लिप सर्विस दे रही है। तो ऐसे में ये पॉसिबिलिटी हमें देखने को मिल सकती है कि इस खित्ते में एक नया मैप इमर्ज हो। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ये है कि जब इसराइल ऑक्यूपाई कर लेगा बाकी सारी टेरिटरीज को, तो ये पूरी टेरिटरी इसराइल के कंट्रोल में आ जाएगी। टू स्टेट सॉल्यूशन जो है वो सिर्फ किताबी बात होके रह जाएगी, और उसके बाद वन स्टेट सॉल्यूशन के ऊपर ही बात होगी। एक ऐसी स्टेट जहां पे हो सकता है कि सेक्युलर सिस्टम के ऊपर दुनिया भर से आवाजें उठाई जाएं कि अच्छा, इसराइल ने कब्जा तो कर लिया है, लेकिन इस खित्ते में ज्यूज भी हैं, इस खित्ते में क्रिश्चियंस भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, अरब्स भी हैं, तो यहाँ पे सेक्युलर स्टेट होना चाहिए। ये सेक्युलर स्टेट हो या जायनिस्ट स्टेट हो, तो राइट विंग जो जायनिस्ट हैं, जूज हैं, उनके बीच और जो लिबरल सोच वाले लोग हैं उनके बीच हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट होगा। फिर ये वन स्टेट सॉल्यूशन की तरफ चीज जाते हुए हमें नजर आती है। नेक्स्ट इम्प्लीकेशन इज इसका असर डायरेक्ट इसराइल और सऊदी के टॉक्स के ऊपर हुआ है। सऊदी अरबिया ने अपनी नॉर्मलाइजेशन की बातचीत को टाइम बीम के लिए सस्पेंड कर लिया है, लेकिन अंदेशा ये है कि एक बार ये कॉन्फ्लिक्ट जब डेल डाउन हो जाता है तो ये टॉक्स दोबारा से रिज्यूम होंगी। दिस सिचुएशन में फर्दर कॉम्प्लिकेट द डिप्लोमेटिक रिलेशंस इन द मिडिल ईस्ट, ये बात तो तय है, लेकिन फिलहाल इसका इम्पैक्ट ये हुआ है कि जो ऑनगोइंग बातचीत थी वो सस्पेंड हो चुकी है, क्योंकि सऊदी अरेबिया पे भी एक तरह से मुस्लिम वर्ल्ड का प्रेशर है, डिफेक्टो लीडर के तौर पे इस कंट्री को देखा जाता है। एक बड़ा सवाल यह है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी कब इंसानों की जानों के लिए आवाज उठाएगी, ह्यूमन राइट्स की बात करेगी, कब तक इस खित्ते में जियोपॉलिटिक्स का गेम खेला जाएगा, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट से हालात और बिगड़ते हैं, कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता। इसराइल अगर ये जंग जीत भी लेता है तो उसके बाद भी बगावत लंबे अरसे तक जारी रहेगी। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं फ्यूचर में किसी और लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज।